नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नकल गिरोहों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाए जाने का दावा किया गया है। जानकारी के अनुसार 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके लिए 30 जून तक टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को भी बंद रखने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि यह कदम परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी के प्रसार और संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्र सरकार से इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नकल रोकने को लेकर यह कड़ा कदम यहां पर उठाया गया है, तो एनटीए ने फैसले का स्वागत भी किया है। बता दें कि नीट री एग्जाम से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का यह फैसला एग्जाम से पहले किया गया है, तो एनटीए ने फैसले का स्वागत किया है। टेलीग्राम पर स्थायी तौर पर रोक लगा दी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई नकल ना हो और परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन संपन्न हो। इसको लेकर यह कड़ा फैसला यहां पर लिया गया। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं तमिलनाडु में गठबंधन टूटने के बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके और कांग्रेस के बीच सियासी तल्खियां खुलकर सामने आ गई हैं। एमके स्टालिन की पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एक बड़ा मजाक बताया है। डीएमके ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति ने विपक्षी एकता को कमजोर कर दिया है। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी एकता की बात करते हैं, लेकिन राज्यों में विपक्षी दलों के बीच दरार बढ़ाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। संपादकीय में दावा किया गया है कि कई राज्यों में कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के हितों के खिलाफ कदम उठाए। वहीं डीएमके की आईटी विंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब कांग्रेस राजनीतिक संकट से जूझ रही थी तब डीएमके उसके साथ खड़ी रही, लेकिन अवसर मिलते ही कांग्रेस ने पाला बदल लिया। पोस्ट में राहुल गांधी को एक बड़ा मजाक बताया गया। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस के डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ जाने के बाद दोनों दलों के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। इस घटनाक्रम ने इंडिया गठबंधन की मजबूती और भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कथित विवादित वायरल वीडियो को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति वो नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है और उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मान ने कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की कदकाठी भी उनसे मेल नहीं खाती। उन्होंने सवाल उठाया कि पंथ के बड़े पदों पर बैठे लोग राजनीतिक मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ जारी हुक्मनामा राजनीतिक आकाओं के इशारों पर जारी किया गया है। मान ने कहा कि पंजाब में गुरु की बाणी, पानी, किसानी और जवानी के हित में लिए जा रहे फैसले उनके विरोधियों को रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए धर्म का इस्तेमाल कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च संस्था मानते हैं और उनके प्रति पूरा सम्मान भी रखते हैं। वहीं अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी की कार्रवाई जारी है। मामले में संदिग्ध कर्मचारियों और प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। जांच टीम ने मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों के पास से लाखों रुपए की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। हालांकि जांच अब भी जारी है और अब तक पुलिस की ओर से कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। तो राम चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच लगातार जारी है। संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ भी तेज हो गई है। छापेमारी में नकदी मिलने का दावा किया गया है और फिलहाल अब तक कोई एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की गई है। तो राम मंदिर चढ़ावे को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। उसको लेकर कई तरह के आरोप यहां पर लगे थे, जिसके बाद एसआईटी का गठन भी किया गया। इन तमाम आरोपों के बीच एसआईटी लगातार अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संदिग्ध कर्मचारियों से भी पूछताछ तेजी के साथ की जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावे को लेकर लगातार
आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा था और उस बीच एसआईटी का गठन भी किया गया। एसआईटी लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन संदिग्ध कर्मचारियों से जो पूछताछ हुई है, जो छापेमारी हुई है, उसमें नकदी मिलने की बात भी निकलकर सामने आई है। इसके बावजूद अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? नहीं, मुझे लग रहा गनीमत इस बात का है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपने केंद्र सरकार तक जब आया है तो ये चीजें सब संज्ञान में आई, तब लोगों के चर्चाओं में आई। और उससे पहले क्या हुआ, अगर आप सही से समझो, जांच भी होती है, पुलिस के पास शिकायत भी जाती है और इंट्रोगेट भी किए जाते हैं कुछ सस्पेक्ट, लेकिन वो सारी की सारी खबर दिल्ली की नजरों से बचा ली जाती है। लेकिन जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके बाद में जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, सोशल मीडिया पे ये सब चीजें तैरना जब फोटो के साथ में और एविडेंस के साथ में जब शुरू हुई, तो उसके बाद सरकार हरकत में आती है, फिर एसआईटी बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, क्या एसआईटी पे पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि उसमें एसआईटी में जितने लोग भी शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे बताए जाते हैं, वो तो उन्हीं के लोग हैं। ऐसी बात है, ये चीजें सब निकल के नहीं आ पाएंगी। और इवन व्यवस्था में जुड़े हुए लोग, जो इंटरनल लोग हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के जिंदा सबूत भी दे दिए हैं। हालांकि फिर बाद में और उसके पहले उसके बाद की जितनी भी रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी की, उसको डैमेज किया गया है, छेड़छाड़ भी की गई है। और दान पत्र का कितना पैसा है, एक एग्जैक्टली अभी अमाउंट सामने नहीं आ पाई है। मोटा मोटा कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इस तरीके से इतना है। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे परिकरण के साथ साथ चंपत राय की कार्यशैली और उनकी जब से उनको ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया तब से बीच की उनकी संपत्ति, और उससे पहले जब हवाई चप्पल पहना करते थे उस बीच के तुलनात्मक उनकी संपत्ति का संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा करके दे दिया है कि पहले उनकी संपत्ति क्या थी, अब क्या संपत्ति थी। 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने 32 करोड़ में बेची। बीच का पैसा किसके पास गया? सरकार के पास गया, अधिकारियों के पास गया, उनके पास गया। ये अगर एसआईटी का ढंग से जांच करे तो जिसके नाम पे हम हमारे आराध्य और हमारे पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जो हम लोग गुणगान करते हैं ना, तो ये बड़ा धब्बा लगेगा और बहुत बड़ा एक सनातनी प्रचार और सनातनी सरकार और सनातनी व्यवस्था एक पूरी तरीके से मुझे लगता है शायद धूमिल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला उठ रहा है और लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, और अगर हम बात करें तो कई बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो विनय कटियार हो या उसके अलावा भी कई लोग जो राम मंदिर से जुड़े हुए नज़र आ रहे थे, उन्होंने भी इस तमाम मुद्दे को लेकर कई तरह की बातें यहाँ पर रखी हैं। और इस तरीके की जब स्थिति बन जाती है, क्योंकि राम मंदिर पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उस पर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं, चंदे के हेर फेर का आरोप यहाँ पर लग रहा है, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए और लोगों के सामने सत्य को लाया जाए, ताकि लोगों की जो गाड़ी कमाई है, जिससे ये मंदिर का निर्माण हुआ है, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बहुत बड़ा चंदा यहाँ पर दिया था और उससे इस मंदिर का निर्माण करने की बात निकलकर सामने आ रही थी। तो तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उसको जल्द से जल्द उसका खुलासा होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है जो चंदे की आप बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में 7.5 करोड़ जो जनता रहती है, उन्होंने सब भर के गोली भर के चंदा दिया था राम मंदिर निर्माण के लिए जी। अब बात थोड़ा सा घूम रही है यहाँ पे। अभी भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लंबी कतार इस पूरे प्रकरण के विरोध में आके खड़ी हो गई है। वो सब इस बात को कह रहे हैं कि घाल घपला हुआ है, चोरी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी 2 पहलू इसमें है। एक तो ये है, क्या जांच सही दिशा में जाएगी? सस्पेक्ट जो है क्या दोबारा से उनको उनके साथ में बुला के इंट्रोगेट किया जाएगा? क्या एसआईटी करेगी? क्योंकि लोकल पुलिस का आपको पता है, चोर चोर मौसेरे भाई की व्यवस्था होती है। एक तो ये, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू ये है, क्या ट्रस्टी पे ट्रस्ट किया जा सकता है भविष्य में? इसके बाद में जो भी जांच निकल के आती है, इसके बाद में क्या किया जा सकता है? या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ये पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेगी?
क्या कोई रिटायर्ड जज को बैठाला जाएगा या किसी आईएएस कैडर को के व्यक्ति को लाके एक पूरा एक विभाग बना दिया जाएगा? जितना भी चंदा आएगा सरकार के खाते में जाएगा और जो पैसा जितना जुड़ेगा रिलीफ फंड में जाएगा और पूरी देश की व्यवस्थाओं में सब उसमें लगेगा। ऐसी व्यवस्था का पक्षधर मुझे लग रहा है हम आप नहीं, पूरा देश है। जब तक सरकारीकरण इसमें नहीं किया जाएगा मुझे लगता नहीं कि चीजें व्यवस्था सुधरती रहेगी। और दूसरी बात यह है, जिस तरीके से आपने कहा कि चंदा जो इकट्ठा हुआ है, इस चंदा जितना इकट्ठा हुआ है इसका कोई हिसाब ही नहीं है, किसी के पास हिसाब नहीं है। जितना चंदा भारत में जुटा है उससे 10 गुना विदेशों से भी चंदा आया है। किसने कितना दिया, कब दिया, किस माध्यम से दिया, ये सब चीजों को मुझे लग रहा है जनता के बीच में आके सार्वजनिक करनी चाहिए, लेकिन वो चीजें बिल्कुल बताई नहीं गई है। तो ये सब चीजों को लेकर खैर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको विश्वास करना है, हम लोग एक सभ्य नागरिक के समाज में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एसआईटी पे भरोसा करना चाहिए जी। और जो भी निकल के आएगा वो सार्वजनिक होना चाहिए। उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पहुंच वाला व्यक्ति हो, उसके नाम को छुपाना नहीं चाहिए। उनको बताना पड़ेगा कि अभी आपने इसको मुद्दा कहा कि ये राम का पूरा देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं इसको मुद्दा मानता ही नहीं हूँ। ये हमारा आस्था का जुड़ा हुआ है, एक ऐसा प्रतिबिंब है जिससे एक हर सनातनी के जन से जुड़ा हुआ है। ये आस्था का विषय है और आस्था पे जब कोई ठेस पहुंचाता है, आस्था के नाम पे जब कोई गोरख धंधा करता है, तो ये भी लगता है कि अगर यहाँ नीचे अदालत में अगर उसके साथ में न्याय नहीं होता है तो ऊपरी जो अदालत है, ऊपर जो प्रभु राम सिंह जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने अच्छे को पटक दिया है। उन्होंने वहां की जिसके बारे में सारी व्यवस्थाएं बनी, वहां से वो पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी जीत जाती है, तो वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां से सांसद हार जाता, जिस प्रसाद समाजवादी पार्टी का वहां से जीत जाता। बिल्कुल ऐसी स्थिति अयोध्या में ना आए, यूपी में ना आ जाए और 2029 में आम चुनाव होने वाले उसमें ना आ जाए। इससे बेहतर ये है सरकार निष्पक्ष तरीके से एसआईटी से जांच करे और जो भी निकले वो सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छापेमारी में नकदी मिलने का दावा यहाँ पर किया गया है। अब तक कोई एफआईआर फिलहाल इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन लगातार राम मंदिर चढ़ावा मामला गरमाया हुआ है। एसआईटी लगातार जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी के अंदर कथित असंतोष की खबरों के बीच पार्टी के कुछ सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सांसद काकोली घोष दस्तीदार समेत कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता देने की मांग उठाई है। बैठक में कथित तौर पर कई टीएमसी सांसदों के साथ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के बाद टीएमसी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर बागी सांसदों की मांग आगे बढ़ती है तो इसका असर न केवल संसद की राजनीति पर बल्कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए शेड्यूल के से सिरप शब्द को हटा दिया है। इस बदलाव के बाद कफ सिरप समेत सभी प्रकार के औषधीय सिरप अब बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदे जा सकेंगे। नए नियमों के तहत किसी भी सिरप की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेगी। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कफ सिरप और अन्य दवाइयों के अनियंत्रित इस्तेमाल की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में नए नियम दवाओं की सुरक्षित और जिम्मेदार खपत सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। वहीं राजस्थान के 13 संवेदनशील जिलों पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए करीब 12,500 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों में वे सेना, पुलिस और प्रशासन की मदद कर सकें। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राज्य अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का भी सामना करता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभियान में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स को शामिल किया गया है। जयपुर स्थित एनसीसी मुख्यालय में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सेना, पुलिस, प्रशासन और एनसीसी के अधिकारी अलग अलग विषयों पर युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को ऐसे हालातों के लिए तैयार करना है जहां सामान्यतः सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जाता है। ये पहल आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर मजबूत मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं प्रदेश के अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसी उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों डीएमओ को सौंपी गई है। मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही की तरफ से डीएमओ को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि शासन ने 23 मई को सभी अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सका है। निर्देश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रणाली के अभाव में छात्रों और शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिन मदरसों में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ डीएमओ अपनी देखरेख में बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित कराए और इसकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करे। वहीं ट्रेन में भारी भीड़ और एक यात्री की बिगड़ी हालत से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रेलवे के बीच विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया और रेल व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वायरल वीडियो पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन का नहीं है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना में किसी व्यक्ति की मौत की पुष्टि किसी भी स्रोत से नहीं हुई है। रेलवे के अनुसार वीडियो में दिख रहा व्यक्ति संभवतः किसी चिकित्सकीय समस्या या अत्यधिक थकान के कारण अस्वस्थ हुआ हो सकता है। रेलवे ने लोगों से अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं न फैलाने की अपील की है। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने रेलवे की सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना चाहे किसी भी स्टेशन या राज्य की हो, ट्रेनों में भीड़ और यात्रियों की परेशानी एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। घनश्याम तिवारी ने आरोप लगाया कि गहलोत ने यह बयान मुस्लिम वोटों को साधने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा रहा है और बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने की बात केवल राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 1948 और 1975 में भी संघ और राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने का गौरव मना रहा है, जबकि कांग्रेस सत्ता से दूर होने की बेचैनी में ऐसे बयान दे रही है। अरे इंदिरा गांधी ऐसी नेता होते ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी टाइप पार्टी। ये ऐसी बात कर देते हैं गहलोत साहब, सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे देते हैं, बयानबाजी कर लेते हैं तो सुर्खियां हो सकती है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन जनता में उनकी छवि धूमिल हो रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अशोक गहलोत जैसे जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस प्रकार की हल्के स्तर की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो। ये नए लोकतंत्र को समाप्त कर देते हैं, लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। ऐसी बात करना शोभा देता है क्या गहलोत साहब को? है ना, बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देते, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देती, जब लगाई थी ना। गहलोत साहब भूल गए क्या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उस समय जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया, तब उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वो खुद भी चुनाव हारी, उनका बेटा भी चुनाव हारा। आ रही है 25-26 जून। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मजीठिया पुलिस थाने पर कथित हमले के मामले में बड़ी राहत मिली है। अमृतसर की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ये मामला 31 मई को हुए उस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है जब मजीठिया और अकाली दल के कार्यकर्ता एक पार्टी कार्यकर्ता को कथित अवैध हिरासत में रखे जाने के विरोध में मजीठा थाने पहुंचे थे। पुलिस ने इस दौरान मजीठिया
समेत कई लोगों के खिलाफ थाने पर हमला करने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संबंधित अकाली दल कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए थे। इसी बीच पंजाब पुलिस ने 2 जून को मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन ये पुलिस की पहुंच से बाहर रहे। तो थाना हमले मामले में मजीठिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। विक्रम मजीठिया को अदालत से ये बड़ी राहत मिली है। थाना हमला मामले में अग्रिम जमानत उन्हें मिल गई है, तो मजीठिया को अमृतसर कोर्ट ने ये राहत दी है। तो थाना हमला मामले में अग्रिम जमानत विक्रम मजीठिया को मिल गई है। वहीं आगरा के एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीचों बीच विवादित मजार को हटाने की कार्रवाई सोमवार को शुरू हो गई। यातायात में बाधा और हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक कदम उठाया है। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद इसे हटाने का निर्णय लिया गया। कार्रवाई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई शांतिपूर्ण और नियमानुसार तरीके से पूरी की जाएगी। वहीं अमेरिकी वायुसेना का B-52 बम वर्षक विमान दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। एयरफोर्स के अनुसार दुर्घटना सोमवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:20 पर उस समय हुई जब विमान नियमित मिशन पर था। हादसे के बाद घटनास्थल से काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दिया। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के कर्नल जेम्स हेस ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि हादसा इतना भीषण था कि किसी के बचने की संभावना नहीं थी। विमान में सैन्य कर्मियों के अलावा सरकारी कर्मचारी और अनुबंध पर कार्य करने वाले लोग भी सवार थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने में 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। वायुसेना के अनुसार विमान रनवे क्षेत्र में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से बेस की कई परिचालन गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई। वहीं उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 जून तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी रुक रुक कर बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में आंधी और बारिश से राहत मिल सकती है। दूसरी ओर जून का आधा महीना गुजरने के बावजूद मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश नहीं हुई है, जिससे जलाशयों का जल स्तर घटकर 10% से भी नीचे पहुंच गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।